हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल स्टॉक क्लासेज बाय सेंसर में। और फिर वही टॉपिक हम लोग का है अम्ल, क्षार और लवण। और अभी पिछले वाले जो टॉपिक थे उनको हम लोगों ने क्लियर किया। इसमें स्टार्ट किया हम लोगों ने कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की डिफिनेशन देखा हम लोगों ने, फिर क्षार की डिफिनेशन देखा हम लोगों ने। और अम्ल से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल जो साइंटिस्ट ने जो डिफिनेशन दिया था उन डिफिनेशन को हम लोगों ने देखा और समझा उनको डिटेल में। और आज हम थोड़ा सा उस अम्ल की डिफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। अम्ल के कुछ टाइप देखेंगे हम लोग, अम्लों का वर्गीकरण कैसे हम लोग करेंगे, किस बेस पे अम्लों को हम लोग बांटने वाले हैं आज। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के भी रहने वाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा। क्योंकि अम्लों के प्रकार से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी साइंस से रिलेटेड, इसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, उसमें अम्ल और क्षार से अवश्य ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो अम्ल की प्रबलता के रूप में हो, अम्ल के सांद्रता से संबंधित क्वेश्चन हो, या फिर अम्ल के जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चंस हों। तो आइए बिल्कुल शुरू करते हैं हम लोग। क्या चीज़ जो डिफिनीशन दिया था हम लोगों ने अम्ल के लिए, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, बस जस्ट रिवीजन। ठीक है ना, ये आपका था अम्ल, क्या था, अम्ल और क्षार हम लोग का चैप्टर है। अम्ल और क्षार या क्षारक जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या हम लोग का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार की परिभाषा के लिए किसका पढ़ा था, आर्हेनियस की डिफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, आर्हेनियस ने कहा था कि जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन में, यानी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या देते हैं, एच आयन देते हैं। कब, कहाँ पे, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है आर्हेनियस की। ठीक है, और आर्हेनियस की डिफिनेशन को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। कहता है जलीय विलयन में क्या दे, अगर एच आयन देता है कोई पदार्थ वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, और जलीय विलयन में ही क्या दे, ओ एच नेगेटिव आयन दे तो क्या होता है, वो क्षारक होता है, आपका क्षार होता है ना। अब वहाँ पे एच आयन को हम लोग क्या है, प्रोटॉन कह लेते हैं, एच आयन को प्रोटॉन कह लेते हैं, हाइड्रोजन आयन कह लेते हैं, है ना, प्रोटॉन कह लें, हाइड्रोजन आयन कह लें उसको। या फिर उसी को बताया गया कि जो आपका H पॉजिटिव आयन है वह क्या है, H2O से मिल करके हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, तो हम लोग केवल इसी पे, जो आर्हेनियस ने कहा था कि जलीय विलयन में क्या देगा, एच आयन देगा तो अम्ल, और OH नेगेटिव देगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो क्षारक होगा। ठीक है, ये तो आर्हेनियस के हिसाब से हो गया। उसके बाद आपने ब्रांस्टेड लोरी के हिसाब से डिफिनेशन पढ़ा था, ब्रांस्टेड लोरी। तो आपका जो ब्रांस्टेड लोरी के हिसाब से क्या था, अब ब्रांस्टेड लोरी में क्या है, यहाँ पे जलीय विलयन नहीं होगा, जलीय विलयन की जरूरत हम लोग को नहीं होगी, जल की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल हाइड्रोजन आयन से हम लोग बात करेंगे। जैसे आर्हेनियस ने हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन की बात किया था, ब्रांस्टेड लोरी ने कहा था कि जो एच आयन यानी प्रोटॉन, एच आयन या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन दाता होंगे। प्रोटॉन दाता क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, और एच आयन यानी कि प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं, प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, क्षार होते हैं ना। तो एच, ये आपका जो एच पॉजिटिव है वो देने वाला जो होगा, दाता मतलब क्या है, जो निकालता हो, देता हो, देगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, अगर ग्रहण करेगा तो क्या होगा, वो ग्राही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन थी, ठीक है, क्रम से है, सबसे पहले आर्हेनियस ने दिया, फिर ब्रांस्टेड लोरी ने दिया, अब ये कौन देंगे, यहाँ पे लुईस जी देंगे। लुईस जी की जो डिफिनेशन थी वो सबसे स्टैंडर्ड डिफिनेशन मानी जाती है, क्योंकि हम लोग के काफ़ी ऐसे एलिमेंट है, पिछले लेक्चर में चर्चा भी हुई है कि जिनमें एच आयन नहीं होंगे, चाहे सॉरी एच आयन नहीं हो या फिर OH नेगेटिव आयन ना हो, तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह से क्या है, एच आयन और OH नेगेटिव आयन पे डिपेंड है अम्ल क्षार के लिए। तो लुईस ने एक अलग ही डिफिनेशन दिया, स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो कही जाती है हम लोग केमिस्ट्री के लिए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का मतलब जिनका अष्टक पूरा ना हो, जिनके बाइक उसमें 6 है ना, 6 या फिर 5 या फिर
आपके जैसे 6 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा उसका 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता। इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होगा तो क्या होगा, वो अम्ल होगा, अग्राही हो दाता होगा तो क्या होगा, वो क्षार होगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपने पढ़ा पीछे अम्ल के लिए। अब हम लोग अम्ल को क्या है डिवाइड करने जा रहे हैं। अम्ल को कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो अम्ल को डिवाइड करने के लिए हम लोग सिंपल जो अम्ल के जो कंपोनेंट हैं उन्हीं कंपोनेंटों के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे अम्ल को। अम्ल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने देखा कि अम्ल जो है, अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन हो सकता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन हो सकता है, हाइड्रोजन आयन OH नेगेटिव आयन हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनमें क्या है ऑक्सीजन भी है, कुछ ऐसे अम्ल होंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना। कुछ अम्ल जो है आपके प्राणियों वनस्पतियों से पाई जाएगी और कुछ अम्ल जो है कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों से फॉर्म होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अम्लों को हम लोग क्या है एक 3-4 प्रकार से क्या है डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं अम्लों को वर्गीकृत करने के, ठीक है। तो क्या हेडिंग बनेगा हम लोग का, अम्लों का प्रकार, अम्लों के प्रकार या फिर वर्गीकरण जिसे आप बोलते हो, अम्लों के वर्गीकरण, अम्लों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो अम्लों का वर्गीकरण जो है ना, इसका सिंपल कह लेंगे हम लोग, अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण निम्न आधार पर कर सकते हैं। कौन कौन सा भाई, सबसे पहला जो उसका वर्गीकरण है हम लोग कर सकते हैं स्रोतों के आधार पे, स्रोतों के आधार पे। तो यहाँ पे हो गया स्रोतों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि अम्ल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उसके बेस पे हम लोग क्या है अम्लों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा टाइप इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पे भी इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सभी वर्गीकरण को बारी बारी से देखा जाएगा, ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा वर्गीकरण क्या है, जो जल की मात्रा होती है किसी अम्ल के अंदर, अम्ल में क्या है जल की मात्रा, अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में, ठीक है, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। तो सिंपल पर समझिए कि वर्गीकरण का आधार क्या है, तो जल की मात्रा के आधार पे, जल की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, जल की मात्रा के आधार पे वर्गीकरण। और चौथा हम लोग देखेंगे इसमें शक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं या प्रबलता, है ना, शक्ति के आधार पे, जो अम्ल की शक्ति होती है या फिर अम्ल की प्रबलता होती है, ठीक है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आयनन क्षमता, आयनन क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो ये 4 तरीके मुख्य रूप से हैं आपके क्लास के लेवल के हिसाब से, ठीक है। और आपके जो कंपटीशन में कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बेस पे ये 4 प्रकार से हम लोग क्या है अम्लों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण क्या है, स्रोतों के आधार पे कि अम्ल कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं उसके बेस पे वर्गीकरण होगा। फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पे कि किस अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हैं और कौन से अम्ल है जिसमें केवल हाइड्रोजन हो या फिर केवल ऑक्सीजन हो, तो वो कौन से अम्ल क्षार होंगे उसके बेस, अम्ल कौन होंगे उसके बेस पे। तीसरा का जल की मात्रा के आधार पे, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसी अम्ल को जैसे किस प्रकार से जल में हम लोग मिलाते हैं, है ना, या फिर जल को अम्ल में मिलाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो अम्ल में जल मिलाया या फिर जल में अम्ल मिलाया कैसे क्या सही है उसके बेस पे आपका जो है उसका वर्गीकरण देखेंगे। और शक्ति का मतलब हो गया कि वो प्रबलता या फिर उसका आयरन क्षमता, है ना, शक्ति
प्रबलता या फिर आयनन क्षमता, वो अम्ल कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कमज़ोर है, उसकी शक्ति के आधार पे। उसकी शक्ति को कैसे देखेंगे तो पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो बहुत ही, मैंने कहा शुरू में कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का आज का है और इसमें बिल्कुल मज़ा आने वाला हम लोग को टॉपिक में इसमें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम स्रोतों के आधार पे जो है अम्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। तो स्रोतों के आधार पे अम्लों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम बारी बारी से चारों जो वर्गीकरण है, चारों वर्गीकरण को बारी बारी से किया जाएगा। तो सबसे पहले किसके आधार पे? स्रोतों के आधार पे। स्रोत का मतलब समझते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब क्या हो गया? जो आपका सोर्स क्या है, जहाँ से आपका ये अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक ना, सोर्स, है ना। तो अम्ल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं हम लोग इसको देखेंगे अगर, तो जो हम लोग का अम्ल है वो क्या है, दो तरीके से। हम लोग का जो रसायन विज्ञान है क्या है, वो मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों को हम लोगों ने डिवाइड किया। तो हम लोग के जो कुछ अम्ल ऐसे होंगे जो कार्बनिक पदार्थों में आते होंगे और कुछ अम्ल ऐसे होंगे जो क्या है, अकार्बनिक पदार्थों में आते होंगे। अम्ल भी तो एक यौगिक ही, ये पदार्थ ही है, ठीक है ना। तो पदार्थ को हम लोगों ने क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया केमिस्ट्री में। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, दो पार्ट में कर दिया। एक आपका क्या किया हम लोगों ने, कार्बनिक पदार्थ, जिसे बोलते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है आपका अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या आपका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप जानते ही हो दो कि कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जो कार्बन से बने होते हैं, जिसमें कार्बन अवश्य ही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, है ना। कार्बन वाले, कौन वाले, कार्बन वाले यौगिक, या फिर कार्बन युक्त कह देता हूँ मैं, कार्बन युक्त यौगिक, माने जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन हो, उन्हें बोलेंगे कार्बन युक्त यौगिक। अकार्बनिक, जो कार्बन रहित हो, जिसमें कार्बन न हो, कार्बन रहित यौगिक, जिसमें कार्बन न हो, कार्बन जिसमें न हो, वो यौगिक क्या होंगे, अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। तो हम लोग के जो अम्ल हैं, कुछ ऐसे अम्ल होंगे जो जिन्हें क्या है, जिसमें कार्बन होगा तो क्या होंगे, कार्बनिक अम्ल होंगे, और जिनमें कार्बन नहीं होगा उनमें क्या, उन्हें क्या बोलेंगे, अकार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, दो अम्लों के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बनिक अम्ल की। सबसे पहले बात करें किसकी करेंगे, कार्बनिक अम्ल की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात हम लोग करने जा रहे हैं किसकी, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल वर्गीकरण से समझ गए होंगे कार्बनिक अम्ल कौन होंगे, ठीक है। बिल्कुल वे अम्ल जो क्या है, कार्बन जिनमें हो, वे अम्ल जिसमें क्या हो, कार्बन हो, उसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। तो एक तो परिभाषा ये हो गई कि वे अम्ल जिनमें कार्बन अवश्य हो, ठीक है, साथ में क्या है, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन देने वाला हो, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला हो, इस प्रकार से, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ग्राही हो, तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। तो वो सब परिभाषाओं के आधार पे, लेकिन उसमें क्या है, कार्बन अवश्य हो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या है, दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को क्या है, दूसरे तरीके से बोला जाए, जिससे समझ में आए कि एक्चुअली क्या है कार्बनिक अम्ल क्या है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल जो होंगे, आपने बर्जीलियस का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब कार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें, ठीक है, चैप्टर आएगा हम लोग के आगे, तो उसमें बर्जीलियस जी ने बताया कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो क्या है, जो उन वस्तुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें कभी न कभी जीवन रहा हो। अर्थात जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और सजीव हैं या फिर उस सजीव होने के बाद क्या है, वो निर्जीव बदल गई हों, ठीक ना, तो उसमें क्या है, कार्बन अवश्य ही होता है, उनमें कार्बनिक यौगिक अवश्य ही होते हैं। तो हम लोग इसको उसी के बेस पे अगर समझें हम लोग, तो कह सकते हैं कि वे अम्ल जो जीवों वनस्पतियों से क्या है, प्राप्त होते हैं, कार्बनिक या प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है।
तो इसका परिभाषा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, वे अम्ल जो जीवों एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं हम लोग ना, अम्लों का वर्गीकरण किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे। तो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इनका स्रोत क्या है, जीव और वनस्पतियाँ हैं। जीवों है ना और वनस्पतियों से क्या है, प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्राकृतिक अम्ल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा, फार्मिक अम्ल का नाम सुना होगा, है ना। तो ये क्या है, हम लोग के प्राकृतिक अम्ल हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो अम्ल की खोज की बात करें, सबसे पहले कौन सा अम्ल के बारे में जानकारी मिली थी हम लोग को, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल के बारे में जानकारी हम लोग को मिली थी। तो यानी कि सबसे पहले खोजा जाने वाला अम्ल कौन था, एसिटिक अम्ल था। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो बहुत सारे आपके कार्बनिक अम्ल हैं, इसमें मैलिक अम्ल है, आर्गेनिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है ना, साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक जिसे कहते हो, जैसे दूध फाड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टार्टरिक अम्ल का यूज़ करते हैं, सिट्रिक अम्ल का यूज़ करते हैं, है ना। तो टार्टरिक और सिट्रिक, नींबू होता है, नींबू से दूध फाड़ते हैं आप लोग पनीर बनाने के लिए, तो ये क्या है, सिट्रिक है। टार्टरिक केमिकल भी हम लोग यूज करते हैं, तो क्या है, टार्टरिक एसिड होता है एक्चुअली वो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कार्बनिक अम्ल। जो अम्ल के वे अम्ल जो क्या है, जीवों वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल, या इसी को क्या बोलते हो, प्राकृतिक अम्ल भी कहते हो। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक अम्ल भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, इनकी कुछ विशेषताओं में पहला विशेषता तो ये आप कह सकते, ये तो परिभाषा भी कह सकते हो, विशेषता भी कह सकते हो कि कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो क्या है, जीव वनस्पतियों से पाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल में क्या है, कार्बन अवश्य होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात जोड़ दें हम, इसी में नॉलेज भी बढ़ जाएगा आपका। डिफिनेशन तो ये है, ये डिफिनेशन होगी, उसकी डिफिनेशन भी हो गई, विशेषता भी हो गई। ठीक है, ये भी एक विशेषता हो गई। ठीक है, उसको भी डिफिनेशन बोल सकते हो। फिर क्या है, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, दुर्बल। अभी हम लोग जानेंगे कि दुर्बल क्या होते हैं, प्रबल क्या होते हैं। ये दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, पहला चीज़। ठीक है, फिर क्या है, इस एक दुर्बल अम्ल होने के वजह से क्या ये खाने योग्य होते हैं, है ना, खाने योग्य होते हैं हम लोग, यानी कि इसको अपने भोजन में हम लोग क्या है, यूज कर सकते हैं। भोजन में क्या है, इसको यूज हम कर सकते हैं। ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होते, ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। ठीक है, आप जानते ही हो, हम लोग के पेट में भी तो अम्ल है, हम लोग के पेट में भी क्या है, अम्ल है। हम लोग के पेट में भी भोजन पचाने के लिए, भोजन को खंडित करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह से बचने के लिए क्या है, हम लोग के पेट में भी क्या है, अम्लों का स्रावण होता है ना, HCl अम्ल निकलता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि हम लोग का जो मानव है, उसके मानव पेट में, स्टमक में कौन कौन से एसिड क्या है, किस प्रकार से स्रावित होते हैं, अभी उसको लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल वर्गीकरण में की बात करें हम लोग, तो कार्बनिक अम्ल कौन हो गए, वे अम्ल जो जीवों और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल होते हैं, ये खाने योग्य होते हैं, है ना, इनमें क्या है, कार्बन अवश्य होता है। आइए अब कुछ कार्बनिक अम्लों को हम लोग देखते हैं, उसके एग्जाम्पल और उनके स्रोत भी देखेंगे, कहाँ से प्राप्त होते हैं, और उनके अणुसूत्र भी देखेंगे। ठीक है ना, अणुसूत्रों को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो इसमें आइए कुछ कार्बनिक अम्ल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हो गया अम्ल का नाम, अम्ल का नाम हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्रोत, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज़, अणुसूत्र हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेबल फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इसको याद करना आसान हो जाए। आप नोट्स भी चाहें तो बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एसिटिक अम्ल ही खोजा गया था, तो हम लोग सबसे पहले एसिटिक अम्ल को ही बात करते हैं। तो ये कौन से अम्ल है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन से अम्ल है, कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है, कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, विनेगर है, बहुत आप लोग खाते हो, जो चाइनीज़
फूड होता है, फास्ट फूड है ना, उसमें आप देखते हो जैसे चाउमीन वगैरह बनता है तो उसमें जो दुकानदार होता है बनाने वाला शेफ़, वो क्या करता है, विनेगर यूज करता है। वाइट रंग का होता है बॉटल में, वो गिराता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, विनेगर होता है, सिरका होता है। हम लोग घर पे भी सिरका बनाते हैं, सिरका का यूज हम लोग करते हैं खाने में, ठीक है। जैसे आम का जो आम से भी सिरका बनाते हैं, ऐसे चीज़ों से, ठीक है ना। तो सिरका जो हो गया वो क्या हो गया, विनेगर, उससे क्या है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। इसका अणुसूत्र की बात करें हम लोग तो इसका अणुसूत्र सीधे सीधे हो जाएगा C2O2H2, है ना। C2O2H2 हो जाएगा, C2O2H4 होता है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है ना। तो C2O2H4 हो जाएगा इसका अणुसूत्र, C2O2H4 इसका अणुसूत्र हो जाएगा। कहाँ से मिलता है, सिरका से मिलता है। सिरका हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसका दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो साइट्रिक या सिट्रिक हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक या फिर इसी को आप सिट्रिक भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये साइट्रिक या सिट्रिक, ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है ना, खट्टे फलों में किस में पाया जाता है, ये जो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, है ना, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, नारंगी, है ना, ये इनमें क्या है, नींबू नारंगी, इसमें क्या है, जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, साइट्रिक एसिड के कारण होता है, चाहे सिट्रिक एसिड के कारण होता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड किसमें, खट्टे फल जो होते हैं नींबू नारंगी, उसमें क्या ये पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो C6H6O8, है ना, C6H8O7, C6H8O7 हो जाएगा इसका अणुसूत्र। किसका है ये, साइट्रिक एसिड का अणुसूत्र है, ठीक है। तीसरा लिखिए हम लोग इसमें, थर्ड वाला। तो थर्ड क्या हो जाएगा, मान लीजिए ले लेते हैं इसमें टार्ट्रिक की बात हम लोग कर रहे थे, है ना। टार्ट्रिक जो आप दूध फाड़ने में भी यूज करते हो, ठीक है ना। आपने दूध घर पे देखे होंगे, दुकान वाले या घर पे भी हम लोग चाहे नींबू या फिर केमिकल्स यूज करते हैं, तो जो केमिकल वाइट रंग का चीनी जैसा ही होता है, वो भी वाइट कलर का क्रिस्टल जैसे होते हैं, तो क्या होते हैं, टार्ट्रिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं वो, टार्टरिक एसिड या अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं टार्ट्रिक एसिड या अम्ल होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, ये अंगूर आप खाए होंगे, ठीक है ना। अंगूर खट्टा भी होता है, नहीं कहते हैं, जब अंगूर नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो जो खट्टापन होता है अंगूर का, ठीक है, किसके कारण होता है, टार्ट्रिक अम्ल के कारण होता है। इमली भी आप खाए होंगे, ठीक है ना। जब आप गोलगप्पे खाते हो तो उसका जो पानी बनता है, किसका बनता है, इमली से ही बनाया जाता है, खट्टा जो पानी होता है, ठीक है। तो अंगूर में, इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, C4H6O4, ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल का, C4H6O4, ठीक है। O4 नहीं होगा, O6 होना चाहिए, C4H6O6, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका, टार्ट्रिक अम्ल का हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें, चौथा एग्जाम्पल हम लोग किसका ले लेते हैं, चलिए, आप एप्पल खाए होंगे, सेब खाए होंगे ना, तो सेब में भी क्या है, थोड़ा सा खट्टापन होता है एप्पल में भी, ठीक है। तो उसमें जो खट्टापन सेब में होता है वो होता है मैलिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से, मैलिक अम्ल जो होता है, मैलिक अम्ल की वजह से खट्टापन उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सेब वगैरह में जो ये पाया जाएगा, कौन सा अम्ल है, मैलिक अम्ल है, ठीक है, मैलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाता है C4H4O4, ठीक है। ये इसका अणुसूत्र हो गया, C4H4O4, किसमें, सेब में। तो सेब में कौन सा अम्ल है, मैलिक अम्ल हो गया, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2-4 एग्जाम्पल और देख लें, ताकि आपको, क्योंकि कभी कभी पूछता है आपके एग्ज़ाम में भी, जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें पूछता है कि आपका नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, चाहे सिट्रिक अम्ल निम्न में से किस फल में पाया जाता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह से जीके कर सकते हो, है ना।
तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे आप तो बेटर रहेगा। मैलिक अम्ल हो गया। मैलिक अम्ल के बाद हम लेते हैं आर्गेनिक अम्ल। ठीक है, टमाटर खाए होंगे आप लोग। टमाटर का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है कि खट्टा होता है? ठीक है, मीठा होता है। टमाटर में जो अम्ल पाया जाएगा वो कैसे, कौन सा अम्ल होगा? आर्गेनिक अम्ल होगा। ठीक है, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? आर्गेनिक अम्ल होगा। आप अमरूद भी थोड़ा खट्टा लगता है क्या आप लोग को? अमरूद खाएं कि नहीं आप लोग? ठीक है, अमरूद में भी थोड़ा सा खट्टापन होता है ना। ठीक है, तो अमरूद में भी जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? आर्गेनिक अम्ल के कारण होता है। आर्गेनिक अम्ल के कारण होता है। इसका सूत्र की बात करेंगे C2H2O4 हो जाएगा। C2H2O4। तो आपका आर्गेनिक अम्ल किसमें? टमाटर में या अमरूद है तो उसमें पाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आर्गेनिक अम्ल पाया जाएगा। क्या उसका अणु सूत्र होता है? अणु सूत्र है। यहाँ पे संरचना सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लास के लेवल के हिसाब से संरचना सूत्र भी नहीं बनाएंगे आप। ठीक है ना, जब IUPAC नेम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको संरचना सूत्र के बारे में बताया जाएगा, बताएंगे हम आपको। ठीक है, अवश्य ही। ठीक है, तो जहाँ जरूरत होगी वो बताएंगे। अभी फिलहाल इनका क्या है? अणु सूत्र को ही आप याद रखें, और किस फल में चाहे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है उस पर फोकस हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो ये आपका 5वां हो गया। क्या चीज़? एक और देखते हैं हम लोग, कौन सा? चलिए, आर्गेनिक अम्ल हो गया। तो आर्गेनिक अम्ल के बाद एक ले लीजिए लैक्टिक अम्ल। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, इसके तो इस पर कंपटीशन में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप दही है ना, खट्टी है दही, खट्टी दही है। दही कैसी होती है? मीठी होती है। ताज़ी दही तो मीठी होती है, लेकिन दही को जब कुछ देर हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दही के अंदर क्या है? खट्टापन आ जाता है। तो किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड के वजह से आता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, इसका सूत्र हो जाएगा C3H3O6। ठीक है, C3H3O6, या फिर ये देखो C3H6O3 होता है क्या? है ना, C3H6O3 होना चाहिए, C3H6O3। ठीक है, ये हो गया लैक्टिक अम्ल का अणु सूत्र। थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से इसको। ठीक है, C3H6O3 ये होगा किसका? लैक्टिक अम्ल, यानी जो दही में पाया जाता है अम्ल, उसके लिए। ठीक है, एक और देख लो 7वां वाला। ठीक है, लैक्टिक अम्ल देख लिया। अब ब्यूटेरिक अम्ल देख लीजिए। ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, अब दही की बात हुई है तो दही के साथ मक्खन की भी बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि दही के साथ क्या है? मक्खन। ठीक ही है ना। तो दही के साथ क्या हो जाएगा? मक्खन। तो अगर ये मक्खन में पूछ दे मक्खन कैसा होता है? मक्खन भी थोड़ा सा, मक्खन में भी क्या है? खट्टापन होता है। जैसे ताज़ा मक्खन तो खट्टा नहीं लगता हम लोग को, लेकिन मक्खन को थोड़ा छोड़ देंगे तो क्या होगा? मक्खन के अंदर क्या है? खटास आ जाता है। तो वह खटास मक्खन में किसकी वजह से आती है? ब्यूट्रिक एसिड की वजह से आती है। ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूट्रिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा? C4H8O2। C4H8O2 ये हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड का जो है अणु सूत्र हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड का। किसमें पाया जाएगा? मक्खन में। तो मक्खन में तो आपका हो गया क्या चीज़? ब्यूट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए आपके, कुछ अम्ल हो गए। एक आधे अम्ल और आप ले सकते हो, जैसे मान लो जैसे प्याज है, चाहे आंवला। अच्छा, आंवला भी खाए होंगे आप लोग, है ना। आंवला में कौन सा होता है? स्कारबिक। ठीक है ना, स्कारबिक एसिड नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो याद करिएगा। स्कारबिक अम्ल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आंवले में जो है पाया जाने वाला अम्ल है। इसमें आंवला। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है ना। ठीक है, तो अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे ही तो होते हैं अम्ल। ठीक है, तो स्कारबिक अम्ल जो है, ठीक है, स्कारबिक अम्ल जो है किसमें पाया जाएगा? आंवले में पाया जाएगा। किसमें? आंवले में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6 कर दीजिएगा, C6H8O2। सेम है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे क्या है? 6 है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आंवला किसमें? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? स्कारबिक अम्ल पाया जाएगा, और सूत्र क्या हो जाएगा? C6H8O2 हो गया। ठीक है, और अच्छा एक अम्ल तो हम लोग छोड़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है हम लोग का, फार्मिक अम्ल, है ना।
फार्मिक अम्ल का बात न करें तो कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फार्मिक अम्ल तो हम लोग पाला पड़ता है बार बार। जैसे कोई चींटी काट लेती है ना, या फिर कोई बर्रा डंक मारता है, मधुमक्खी डंक मारती है, तो हम लोग को जलन होता है ना। तो वह जलन किसकी वजह से होती है? फार्मिक अम्ल की वजह से होती है, फार्मिक अम्ल की वजह से होती है वो, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल किस में हो गया? आप कह सकते हो चींटी, है ना, मधुमक्खी के डंक में जो है ये पाया जाता है। फार्मिका नामक जो चींटी होती लाल रंग की, उसी से इसका नाम पड़ा है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये क्या है? मधुमक्खी, चींटी आदि के डंक में भी क्या ये पाया जाता है, ठीक है। इसका जो सूत्र की बात करें तो HCOOH होता है, HCOOH, ठीक है ना। तो आपका C आपका हो जाएगा H2 और O2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, अणु सूत्र हो गया, इसका अणु सूत्र हो गया। तो चलिए 9 अम्ल आपने देखा, ठीक है। एक आपका कार्बोनिक अम्ल भी होता है जो मृदु पेय में होता है। मृदु पेय जो होते हैं, शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम लोग कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका क्या है? कार्बोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से 9-10 अम्ल हो गए जो कहाँ से पाए जाते हैं, उनके अणु सूत्र क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो खोजना नहीं पड़ेगा आपको, एक ही जगह मिल गया आपको, ठीक है, कौन सा अम्ल कहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कौन सा? कार्बनिक अम्ल। कौन सा हो गया? कार्बनिक अम्ल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अकार्बनिक अम्ल की बात करेंगे। अकार्बनिक अम्ल कौन है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल के बाद हम लोग अकार्बनिक अम्ल की बात करेंगे। तो अकार्बनिक अम्ल कौन होगा? जिसमें कार्बन नहीं होगा, है ना, जो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, सीधे सीधे बात करेंगे तो जो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा, वो क्या होगा? अकार्बनिक अम्ल होगा। तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल तो हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अकार्बनिक अम्ल पढ़ेंगे, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है, अकार्बनिक अम्ल। तो सिंपल कह सकते हैं इसको, वे अम्ल जो खनिजों से पाए जाते हैं, खनिजों से। देखो ये क्या है? ये आपका जीवों से पाए जा रहे थे, वनस्पतियों से पाए जा रहे थे, कौन? कार्बनिक अम्ल। और जो अकार्बनिक अम्ल है वो किससे पाए जा रहे हैं? खनिजों से पाए जा रहे हैं, ठीक है। खनिजों से निर्मित होते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया। ये आपके 3 मुख्य आपके अकार्बनिक अम्ल हैं। आप तीनों क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, ठीक है। इनकी तीव्रता अधिक होती है, इनको हम खा नहीं सकते हैं, इनको खाने में यूज नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रबलता इनकी अधिक होती है। ये क्या है? नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के पेट में जो स्रावित होता है एसिड, है ना, वो एसिड क्या, अब वो आपका वहाँ पे क्या उसका तनुकरण होता है, वो क्या प्रबलता उसकी कम हो जाती है, जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके देखिए, इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? किसी में कार्बन नहीं है, तो क्या है? कैसे है? ये अकार्बनिक है। कैसे है? अकार्बनिक अम्ल है। तो आपके स्रोत के आधार पे 2 प्रकार का हो गया। स्रोत के आधार पे कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल हो गए, ठीक है। चलिए आइए अब अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या था हम लोग का? किसके आधार पे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे था, ठीक है ना। तो पहला वाला हम लोग का हेडिंग कंप्लीट हुआ। 4 बेसिस थे हम लोग के, 4 बेसिस पे हम लोग वर्गीकरण किए थे अम्लों का। पहला स्रोत के आधार पे, जो कि हो गया, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ लिया? स्रोत के आधार पे वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण हो गया आपका, ठीक है, पहला वाला। अब दूसरा जो वर्गीकरण है हम लोग का किसके आधार पे? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, ठीक है ना। ये वर्गीकरण कैसे करेंगे? आधार पर वर्गीकरण, पूरा लिख देता हूँ, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। तो अब देखिए, कुछ अम्ल ऐसे हैं जिसमें आपका जो है ऑक्सीजन होगा और उसमें क्या है? विस्थापनी हाइड्रोजन भी होंगे। और कुछ अम्ल हम लोग के ऐसे होंगे
जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन हो सकता है किसी परमाणु से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग जो इसके बेस पे देखते हैं तो दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है ऑक्सी अम्ल। क्या होता है? ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा अम्ल। ठीक है, डिफिनेशन की बात करेंगे तो कह सकते हैं इसका परिभाषा बिल्कुल आसान बन जाएगी कि वे अम्ल जिनमें विस्थापनी हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी क्या होता है, उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, तो कह सकते हैं वे अम्ल, परिभाषा हो जाएगी वे अम्ल जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होता है। क्या होता है? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका ऑक्सी अम्ल में अभी लिखा था मैंने HNO3 हो गया, ये क्या है? देखो इसमें हाइड्रोजन भी है विस्थापनी और ऑक्सीजन भी है, तो क्या हो गया? ऑक्सी अम्ल हो गया। आप H2SO4 ले लो, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या हो गया? ये भी आपका ऑक्सी अम्ल हो गया, है ना। CH3COOH एसिटिक अम्ल देख लो, इसमें भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना, तो क्या हो गया? ये भी एसिटिक अम्ल भी हो गया। फार्मिक अम्ल का लिखा था अभी HCOOH फार्मिक अम्ल, तो इसमें भी आपका ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये सभी क्या है? ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑक्सी अम्ल हो गया। परिभाषा सिंपल सी इसकी। ठीक है, अब दूसरा देखिए हाइड्रा अम्ल क्या हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिसमें क्या हो? केवल विस्थापनी हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन परमाणु न हो। ठीक है, तो कह सकते हैं वे अम्ल, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे अम्ल जिनमें विस्थापनीय, ध्यान दीजिएगा, विस्थापनीय हाइड्रोजन हो परंतु ऑक्सीजन परमाणु न हो, ऑक्सीजन परमाणु न हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं क्या चीज़? हाइड्रा अम्ल बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल कहते हैं, हाइड्रा अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो HCl है ना, क्या HCl में कहीं ऑक्सीजन है? इसमें कहीं भी ऑक्सीजन हम लोग के पास नहीं है, तो क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? हाइड्रा अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रा अम्ल हो गया। ठीक है, आपका जैसे HF ले लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी क्या है आपका? इसमें भी कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया? ये आपका हाइड्रा अम्ल हो गया। HBr की बात करेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया आपका? ये हाइड्रा अम्ल हो गया। तो ये हाइड्रा अम्ल के एग्जाम्पल हो गए और हाइड्रा अम्ल की डिफिनेशन हो गई। तो 4 टाइप थे हम लोग के, 4 टाइप में से हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक है, 2 टाइप पढ़ेंगे हम लोग, क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे एग्जाम्पल और एक्सप्रेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।